सुप्रीम प्रशासक को स्मरण करते हुए आज के इस अंतिम सत्र के लिए, समापन सत्र के लिए और ये 2 दिन में जो हम सभी ने प्राप्तियां की हैं, उसके इस आयोजन की प्रमुख सूत्रधार और एडमिनिस्ट्रेटर्स की इंस्पिरेशन, जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है उसकी हेड और ORC दिल्ली की डायरेक्टर राजयोगिनी आदरणीय आशा बहन जी। इस कार्यक्रम में कीनोट स्पीकर रहे वरिष्ठ प्रशासक रहे आदरणीय देवी ब्रदर सीताराम मीना जी। इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ उपस्थित गुड़गांव से आदरणीय AK धीर साहब, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स, भिलाई से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आदरणीय S मुखोपाध्याय जी। इस कार्यक्रम को हम सभी को आमंत्रण देने और कई कड़ियों को संजोने और संभालने वाले हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर आदरणीय BK हरीश जी, और बहुत ही सुंदर ढंग से जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं जोनल कोऑर्डिनेटर हैं एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की, और भोपाल में बहुत ही अच्छे ढंग से देवी सेवाओं का विस्तार कर रही हैं ऐसी आदरणीय BK डॉक्टर रीना बहन जी, और यहाँ सदन में उपस्थित मेरे सभी साथी एडमिनिस्ट्रेटर्स और देवी बहनों। निश्चित तौर पर ये जो रिट्रीट थी या जो कॉन्फ्रेंस थी और इसके जो टॉपिक रखे गए बहुत ही सामयिक और हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। मैं देख रहा था सॉवरेनिटी की बात करें, सेल्फ सॉवरेनिटी की, तो वो भी बहुत उपयोगी जीवन मूल्य है। स्पिरिचुअलिटी तो है ही, आध्यात्मिकता जीवन मूल्य है ही, और सेवा भी जीवन मूल्य है। तो इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन यहाँ बनाया और इतने विभिन्न सत्रों के माध्यम से हमको बिल्कुल बांधे रखा गया और बहुत ही व्यवस्थित सिस्टेमेटिक ढंग से जो सत्र रखे, उसके लिए मैं हृदय से आदरणीय आशा बहन जी और उनकी पूरी टीम को एडमिनिस्ट्रेटर्स की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि हम लोगों को जो सत्र थे उसमें बहुत वैरायटी थी, ऐसा नहीं था कि मोनोटोनस थे कि एक ही तरह से हों, उसमें एक्टिविटीज़ भी थी, इंटरेक्टिव सेशंस भी थे और बहुत अच्छे ढंग से जो प्रेजेंटेशंस थे वो भी थे। तो हम लोगों ने बहुत कुछ इसमें सीखा है, और जैसा मैं कह रहा था कि तीनों जीवन मूल्य भी हैं और हम सब के लिए बहुत उपयोगी भी हैं। तो सेल्फ सॉवरेनिटी हमने यहाँ सीखी। सेल्फ सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि आत्मसंप्रभुता। जैसा हम ज्योग्राफी में जानते हैं कि हमारा कंट्रोल खुद के ऊपर हो, हमारी टेरिटरी पर, वो सेल्फ सॉवरेनिटी है। तो हमने ये देखा कि भाई सेल्फ सॉवरेन हम हैं कि नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि हम सेल्फ सॉवरेन नहीं थे। सेल्फ सॉवरेन कब हो सकते हैं हम? जब हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज़ हमारे अंदर में हों, या हमारा कंट्रोल हमारी सेंसेस पर हो, आत्म संयम हो, और जो आदरणीय बहन जी ने कहा था हम कर्मयोगी ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें, तो हम फिर सेल्फ सॉवरेन हो सकते हैं। लेकिन इसमें इंट्रूडर्स आते हैं, बहुत सारे अतिक्रमण जो करते हैं लोग, जिसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, ग्रीड है, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, ये जो बाहर से आती हैं, तो हमारी जो सेल्फ सॉवरेनिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसको बनाए रखने के लिए हमको यहाँ जो आपने सशक्तिकरण किया, जो एम्पावरिंग की, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। हम सब ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखी हैं, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। इसी तरह से आध्यात्मिकता का अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन जो सेल्फ डेफिनेशन है वो अपनी आत्मा का अध्ययन या अपने से स्वयं को परमात्मा से जोड़ना, ये आध्यात्मिकता है। गीता में भी कहा है कि हमारा जो स्वभाव है उसको ही अध्ययन करना आध्यात्मिकता की श्रेणी में आता है। और कई ऋषियों ने, मुनियों ने अपने अपने हिसाब से आध्यात्मिकता को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ईश्वर से सीधा संबंध जोड़ लेता है वो अध्यात्म है, और उससे सीधे संबंध जोड़ने के बाद ईश्वर से सतत उसको संदेश प्राप्त होते रहें, रचनात्मक सुझाव प्राप्त होते रहें, वो आध्यात्मिकता है। तो मेरी दृष्टि में तो आध्यात्मिकता जीवन जीने की कला है, और इसको यदि हम अपनाते हैं तो अपने जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं और बहुत सारे जो स्ट्रेसेस हैं उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो आध्यात्मिकता भी बहुत महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है, जिसको हमने यहाँ सीखा है और हमको उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करना चाहिए। अब सेवा तो निश्चित तौर पर हम सभी सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। सेवा भी एक जीवन मूल्य है और उसको हमको बहुत
कर्तव्य के साथ उसको पूरा करना पड़ता है। सेवा की परिभाषा भी यही है कि जो कर रहा है उसको भी संतुष्टि हो, उसको भी प्रसन्नता हो, और जिसके लिए किया जा रहा है उसको भी प्रसन्नता हम दें, तो वो सही में सेवा मानी जाती है। मुझे एक दृष्टांत याद रहा है कि विवेकानंद जी तो कई जगह अपनी स्पीचेस देते थे। जब वो लंदन एक स्पीच देने के बाद खड़े हुए और नीचे सारा उनका प्रोग्राम ख़त्म हो गया, तो नीचे खड़े थे वो लोग, शेक हैंड करते हुए जा रहे थे। तो एक ने कहा कि हैव ए नाइस डे। तो विवेकानंद जी ने कहा कि बट हाउ कैन आई हैव ए नाइस डे, हाउ कैन। तो उसमें जो अंग्रेज था या जो फॉरेनर था वो कोई रिप्लाई नहीं दे सका। 1 मिनट उसने बहुत इंतजार भी किया। तो विवेकानंद जी ने कहा कि डू सर्विस एंड मेक अदर्स हैप्पी, दिस इज द ओनली वे टू हैव ए नाइस डे। तो ये जो चीज़ है, सेवा करने की बात है, वो हमको यहाँ सिखाई जाती है कि हम दूसरों की सेवा करें, उनको हम प्रसन्नता दे सकते हैं। यही प्रशासक का कार्य भी है। तो हमको अपने विस्तृत सोच के माध्यम से यदि हम जनता की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, या जहाँ हम रह रहे हैं उसकी सेवा करते हैं, तो हम सच्चे उसके रूप में प्रशासक या शासकीय सेवक कहला सकते हैं। तो इस माध्यम से भी हम सेवा को अपने कर सकते हैं। और हमारा जो कार्य क्षेत्र है उसमें तो हमको इस सारे जो वैल्यूज़ हैं इनका उपयोग करना ही है। तो सेवा के माध्यम से आप अपने जीवन में भी संतुष्टता ला सकते हैं और समाज में भी संतुष्टता ला सकते हैं। लेकिन सेवा कैसे की जाए, इसके कई माध्यम हो सकते हैं, लेकिन मैं तो एक सरल तरीके से प्रकृति से भी हम सीख सकते हैं कि कैसे सेवा हम आगे बढ़ा सकते हैं। पेड़ से हम सीखा जा सकता है कि हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, अपनी सेवा को पॉजिटिव ढंग से, सही ढंग से कैसे जिया जा सकता है। शासकीय सेवा के नाते भी हम कैसे उसको मूर्त रूप दे सकते हैं। अब पेड़ के मामले में यदि हम देखें तो वो जितना बड़ा होता है उतनी ज़्यादा वो छाया देता है। संदेश उसका यही है कि प्रशासक का ओहदा या प्रशासक का पद जितना बड़ा हो, उसका सेवा का क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। उसी बड़ी सोच के साथ वो यदि समाज की सेवा करता है तो बहुत अच्छा मूल्य वो उसको दे सकता है। इसी तरह उसके पास यदि जब फल लगते हैं पेड़ में तो पेड़ झुक जाता है। यानी यदि आपके पास कोई उपलब्धियां हैं तो आपको झुकना चाहिए, ताकि आप अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक भी आप अप्रोच कर सकें, उसकी भी आप सेवा अपने जो अधिकार हैं उसके साथ की जा सके। तो आपको झुकना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो शक्तियाँ प्रशासक को मिलती हैं वो सेवा के लिए हैं, रौब जमाने के लिए नहीं है, ईगो बढ़ाने के लिए नहीं रहती हैं। तो ये मूल्य हमको अपने जीवन में यदि उतारते हैं तो हम स्ट्रेस फ्री रह करके एक संतुलन के साथ सेवा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि वो जब वो पेड़ पुराना हो जाता है या पतझड़ आता है तो पत्तियों को वो झड़ा देता है और नई कोपलें फिर आती हैं, तो वो भी हमको एक संदेश देता है कि ये चेंज मैनेजमेंट है कि जब चीज़ें आएँ तो आप नए ढंग से नई चीज़ों को भी शुरुआत करिए, आप नवाचार करिए और दूसरे जो साधन है उसको अपनाइए और सेवा का जो कार्य है उसको आप और सशक्त बनाइए। तो इस तरह से आप सेवा के माध्यम से अपने जीवन को भी संतुष्ट कर सकते हैं और दूसरा जो आपका सेवा का कार्य उसको भी प्रभावी ढंग से और सही ढंग से उसमें कर सकते हैं। अब सेवा या हमारे जो प्रशासनिक मूल्य हैं वो चूँकि समाज में क्षरण हो रहा है मूल्यों का हम सभी जानते हैं, प्रशासक भी उससे आता है, समाज से ही आता है। तो हमको इसकी जब तक हम सशक्तिकरण नहीं होगा, हमारा एम्पावरिंग नहीं होगी, हम इन सारी चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो चीज़ दिखती है उसको तो हम पूरी तरह से सशक्त बनाते हैं। जैसे हमारी बॉडी दिखती है तो हम उसका पूरा जिम जाते हैं, आप योगा प्राणायाम करते हैं, उसको तो हम सशक्त बनाते हैं। लेकिन उस बॉडी को जो चलाने वाली चीज़ है उसको हम सशक्तिकरण नहीं करते हैं। तो हमारी जो आत्मा है या जो अभी हमने जो सीखा है यहाँ, उसका सशक्तिकरण ऐसे ही रिट्रीट के माध्यम से हो सकता है, ऐसे ही संस्थाओं के माध्यम से होता है। तो हमको सतत रूप से इससे जुड़ा रहना चाहिए ताकि हम अपना सशक्तिकरण कर सकें। और यदि हम आंतरिक रूप से सशक्त होंगे तो ये सारे जीवन मूल्य हैं या हमारे जो कर्तव्य हैं उनको हम संतुलन के साथ, लॉ एंड लव के बैलेंस के साथ हम पूरा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी मैंने भी कई जगह अध्यात्म को और इसको अप्लाई किया है। क्योंकि अभी आदरणीय मीना जी मुख्यमंत्री और मंत्री की बात कर रहे थे फाइल के से, तो मेरा एकदम मेमोरी रिफ्रेश हो गई कि मेरी डीलिंग तो चूंकि मैं विधानसभा में हूं तो सारी डीलिंग की पब्लिक से नहीं है, लेकिन ऐसे ही लोगों से रहती है जिनका ईगो बहुत हाई रहता है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रीगण और प्रतिपक्ष के सदस्यगण। तो कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब आपको बहुत चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो दो चीज़ें अभी मैं यहाँ विचार कर रहा था। अभी पिछले उसके ही सत्र की बात थी जो हमारा बजट सेशन था।
तो हाउस ऐसा ही रहता है जैसा ये है, मान लीजिए विधानसभा ही है, यहाँ जैसे आदरणीय आशा जी बैठे, ये स्पीकर की चेयर है, इसके नीचे मेरी चेयर रहती है, और इधर फिर एक टेबल रहती है जैसे हमारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स बैठते हैं, और राइट साइड में चीफ मिनिस्टर और जो ट्रेजरी बेंचेज हैं या पार्टी इन पावर वो रहती है, और लेफ्ट में अपोजिशन रहता है। तो एक मुद्दे पर इशू ये बना कि अपोजिशन पेपर में न्यूज आई कि जो मेल न्यूट्रिशन है उसमें बड़ा घपला हुआ है, सही ढंग से शासन ने कार्य नहीं किया है, तमाम चीज़ें। तो अपोजिशन का पर्पज यही रहता है कि भाई इसको गवर्नमेंट को घेरा जाए। तो उन्होंने क्वेश्चन आवर में ही सबसे जो पहले हाउस शुरू होता है, उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर पहले डिस्कशन कराइए, उसके बाद ही हम कार्रवाई आगे चलने देंगे। तो जैसा रहता है, स्पीकर ने कहा कि नहीं, क्वेश्चन आवर के बाद फिर हम आपका मैटर लेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। उस समय थोड़ा सा सेटल डाउन हो गया हाउस। जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म हुआ 1 घंटे के बाद, अपोजिशन पूरा चिल्लाने लगा, खड़ा हो गया। अब गवर्नमेंट का ये रहता है कि चूंकि वो मीडिया भी उस समय एक्टिव रहता है, तो जो ज़्यादा हंगामा करता है या ज़्यादा सेंसेशन पैदा करता है मीडिया, उसको ज़्यादा छापता है। तो जब अपोजिशन चिल्ला रहा था तो इधर से मिनिस्टर सारे चिल्लाने लगे, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जो फ्लोर मैनेज करते हैं, वो चिल्लाने लगे, सारी चीज़ें, बड़ा हंगामा हाउस में होने लगा। अब इसी बीच में क्या हुआ कि जो रूल बुक होती है, सारी कार्रवाई जो विधानसभा की चलती है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर से चलती है। तो छोटी एक पुस्तिका होती है, तो उन्होंने जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे, उन्होंने हमारे किसी ऑफिसर से कहा कि इसमें आप बताइए कैसे, अभी डिस्कशन नहीं हो सकता, क्योंकि बजट सेशन होता है तो बजट में सारे डिपार्टमेंट्स पर चर्चा होती है, तो उसमें हम इसको ले सकते हैं। तो वो रूल रिफर करने के लिए वो किताब लिए हुए थे। इसी बीच में इधर एक जो हमारा पीएन था वो घूम रहा था, और सामने जो है लीडर अपोजिशन चिल्ला रहे थे। तो जैसे ही वो बात कर रहे थे, उन्होंने रिफर किया, तो इधर वो उन्होंने उसको हटाने के लिए या वैसे उन्होंने वो रूल बुक फेंक दी। अब उनका पर्पज एक्चुअली था डाइवर्ट करने का हाउस का। जैसे ही उन्होंने रूल बुक फेंकी तो वो उस पर थी, लेकिन वो हमारे टेबल के आगे उधर जाके अपोजिशन की साइड में वो गिरी। तो अपोजिशन ने हंगामा खराब कर दिया कि जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स हैं, उन्होंने लीडर अपोजिशन को सीधी किताब फेंक करके मारी। अब इतना हंगामा उसमें हाउस में हो गया, और वो सब कहें कि भाई ये अनपार्लियामेंट्री जो है उनका कंडक्ट है, और मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स हैं, इनको देन एंड देयर उनको निलंबित करिए, हाउस से बाहर करिए। बहुत ज़्यादा उन्होंने शोर मचाया। अब ऐसे में हमारा रोल, स्पीकर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बीच में बैठा हुआ था, तो मैं थोड़ा सा, कई बार क्या होता है कि चीज़ें अपने आप भी सेटल डाउन हो जाती हैं। तो हमने कहा थोड़ी देर में, अब लीडर अपोजिशन मेरी तरफ देख रहा है कि ये क्या एडवाइस करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होती है कि नहीं, इधर मिनिस्टर्स और सारे लोग भी देख रहे हैं। तो मैं थोड़ा कूल डाउन होकर मैंने कहा कि अब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी ना हो करके अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता हूं, क्योंकि अब हंगामा करते हुए वो मेरी टेबल पे आ गए, सारा अपोजिशन इधर टेबल पे आ गया, और इधर मिनिस्टर सारे चिल्ला रहे। वो चाहते थे कि अपोजिशन को डाउन करके हमारी बात पहले सुन ली जाए, ताकि पेपर से ना छपे। चिल्लाते रहे वो, तो स्पीकर भी ने कुछ एक्शन नहीं लिया। कई बार स्पीकर अपने एक्सपीरियंस ही भी ले लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ी स्लिप बनाता रहा। तो दोनों ने कहा कि आप क्यों नहीं एडवाइज कर रहे हैं कि वो एक्शन लीजिए। तो मैंने कहा मैं अभी बोलता हूं स्पीकर साहब को क्या कार्रवाई करनी। तो हमने उनको कहा कि आप इसको अब 10 मिनट के लिए हाउस एडजॉर्न कर दीजिए। मैं कूल माइंड से कहा, मैंने कहा अपने को पार्टी नहीं बनना है, सो एडजॉर्न कर दी। तो उन्होंने 10 मिनट के लिए हाउस को एडजॉर्न कर दिया। अब दोनों, अमूमन ये होता है जब हाउस एडजॉर्न होता है तो स्पीकर के चैम्बर में दोनों पार्टियां जाकर डिस्कस करती हैं और कोई वे आउट निकल जाता है। तो अब ये तो गए, जो सत्ता पक्ष था, मंत्रीगण, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, किताब नहीं फेंकनी थी, ये अनपार्लियामेंट्री है और मैं इसके लिए वहाँ खेद व्यक्त कर दूंगा, सॉरी फील कर दूंगा। लेकिन अपोजिशन नहीं गया, क्योंकि अपोजिशन को एक मुद्दा मिल गया। उन्होंने कहा इससे अच्छा कुछ है ही नहीं गवर्नमेंट को घेरने के लिए। तो वो 10 मिनट हो गया, हाउस फिर रीअसेंबल हुआ, लेकिन वह हंगामा वही फिर जारी रहा और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने कहा भी म्यूनिसिपल जो हमारे मंत्री थे कि भाई मेरे से गलत हो गया वो, और मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन मैंने लीडर अपोजिशन पे नहीं फेंकी थी। एक कोई आदमी वहां खड़ा था, उसको हटाने के लिए मैंने इशारा किया, उसमें मेरी किताब छूट गई। लेकिन अपोजिशन को सुनना ही नहीं था, वो आकर के मेरे टेबल पे आ गए और ठोकने लगे। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब अभी आप एक्शन लीजिए, उनको वो करिए, तो गलत उनका कृत्य था, फला है, और प्रिविलेज नोटिस हम दे रहे हैं, तमाम चीज़ें। और हमारी जो किताब रखी थी, अब मैं बिल्कुल कूल माइंड से, क्योंकि उस समय बड़ा सेंसिटिव वो रहता है कि क्या आप लेते हैं, तो मेरे किताब एक छोटी रूल बुक भी रखी थी। तो अपोजिशन के बहुत सीनियर मेंबर्स थे, जो एक्स मिनिस्टर्स भी रहे थे, उन्होंने क्या किया, किताब उठा के और फाड़ के ऐसी फेंक दी, हमारे जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स थे, और बड़ा हंगामा और तेज हो गया। तो और तेज हुआ तो फिर हमने कहा कि अब कोई जरिया नहीं है, इसको आप एडजॉर्न कर दीजिए, हाउस को लंच तक के लिए कर देते हैं एडजॉर्न। तो हाउस लंच तक एडजॉर्न हो गया। फिर जब हम बाहर निकले तो जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, दूसरे ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने कहा कि यार कितना हंगामा था, तुम्हारे लिए कुछ हो जा रहा, तुम तो एकदम ऐसे दिख रहे थे जैसे कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा ये अध्यात्म की वजह से था,
क्योंकि मैंने अपने आप को कूल डाउन रखा, ये राजयोग या उसको मैं जब भी सेशन इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो मैं मॉर्निंग में ज़रूर मेडिटेशन करके जाता हूं, सो दैट कि आप अपना बैलेंस बना कर रख सकते हैं और बैलेंस के साथ अपने कर्तव्य का आप निर्वहन कर सकते हैं और कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती जो अप्रिय हो या ऐसा डिसीजन नहीं हो पाता है जिससे कि आपके ऊपर आक्षेप आए, क्योंकि दोनों लोग हमारे लिए बराबर हैं। आज वो लीडर अपोजिशन है, कल वो पावर में थे, तो दोनों का ईगो बहुत हाई रहता है। तो इस तरह की सिचुएशन डील करने के लिए या आप लोगों को भी समय समय पर फील्ड में भी कई परिस्थितियां बनती हैं, तो ये बहुत मेडिटेशन हमारे काम आता है, या जो शिक्षाएं यहाँ दी बहुत काम आता है। ऐसी कई परिस्थितियां ऐसी, अभी मैं देख रहा था कि जो चैलेंजेस के बारे में एक सेशन था, तो जो बहन बता रही थी कि भाई आपको अगर जो ब्रेकर्स आते हैं रास्ते में, आपकी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, उस ब्रेकर पे आपको रुकना पड़ता है, स्लो डाउन होना पड़ता है, वो आपको स्पेस देने के लिए होता है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए होता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है, कुछ हो रही है, तो उसमें आप या कोई आपको नहीं, आपका कोई डेडलॉक बन गया है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप थोड़ा समय ले लें। ऐसा ही एक सिचुएशन अभी कुछ दिन पहले ही थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे थी। तो हमारे स्पीकर कोई एक डिसीजन लेना चाहते थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई ऑफिसर था सीनियर पोजीशन पे, उसको वो सीनियर बनाना चाहते और जो कैपेबल था, एबल था, उसको वो डाउन करने की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कोई क्लू बनाया, फिर उन्होंने काफ़ी ओपिनियन ली इधर उधर से और अपनी फाइल उन्होंने डायरेक्ट मंगा करके एक डिसीजन के लिए लास्ट में उन्होंने हमको कहा कि हम ऐसा ऐसा ये करने वाले हैं, आपका क्या कहना है। तो हमने कहा कि सर ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो कैपेबल है और जो मेहनत कर रहा है उसको एकदम कर देंगे तो वो अच्छा मैसेज सेक्रेटरीट में नहीं जाएगा। तो वो कहने कि नहीं, वो शेड्यूल ट्राइब है और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, हमें कोई मैसेज देना है, ये है वो है। तो मैंने कहा ये सर मैं तो आई एम नॉट एग्रीड विद दिस। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करें। हमने कहा कि हम बताते हैं सोच के। अब उनको कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना था, तो एकदम एक मैंने ऐसी ही कहानी सुनी थी कि दो चोर जो है वो राजमहल में घुसे और उन्होंने चोरी की। चोरी करने के बाद दोनों पकड़े गए तो राजा ने उनको मृत्यु दंड दे दिया, डेथ पेनल्टी उनको दे दी। अब उसमें से ये हुआ कि भी कल जो है इनको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। तो रात भर में उसने एक चोर ने सोचा कि हम इसमें कुछ टाइम गेन कर लिया जाए, कोई पॉज हमको मिल जाए। तो उसने कहा कि बिल्कुल हमको चढ़ा दीजिए, लेकिन मैं कुछ बात राजा से कहना चाहता हूँ। वो हमको 2 मिनट का, उन्होंने पूछा जाता है कि अंतिम इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा मैं राजा से कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरी अंतिम इच्छा ये है। तो उन्होंने कहा ठीक है। राजा को बुलाया उन्होंने दरबार में, उन्होंने कहा बताइए क्या। उन्होंने कहा राजा से कहा कि मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन मेरे पास एक कला है। बोले क्या कला है। बोले मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ, तो आप किसी भी युद्ध में जाएंगे तो उस घोड़े से आप अपनी विजय सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दूसरे उसने कहा कि क्या क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहा है, घोड़ा कोई उड़ सकता है क्या। तो उन्होंने कहा कितना समय लगेगा। बोले 1 से 2 महीने। बोले घोड़ा उड़ नहीं सकता, मैं भी जानता हूँ, लेकिन 1 से 2 महीने का जो समय है, हो सकता है परिस्थितियाँ बदल जाएं, हो सकता है राजा ही ना रहे, तो हम इसको कोप अप कर सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन थी ये मैंने सुनी थी, लेकिन आज जो यहाँ चैलेंजेज में जो बहन ने बताई वो बिल्कुल कोरिलेट कर रही थी। तो हमने उनसे स्पीकर से फिर लास्ट में उन्होंने शाम को पूछा कि भाई क्या आपने सोचा। मैंने कहा हमने ये सोचा है कि अभी आप कॉन्स्टिट्यूंसी जा रहे हैं, आप हवाइए, वहाँ लौट करके जब आएंगे तो देन वी विल डिसाइड। अभी कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि आपको आज ये ऑर्डर पास करना है। बोले ये ठीक है, मैं लौट के आता हूँ तो फिर हम अपनी बात करेंगे। तो फिर हमने एक बीच का रास्ता निकाला। तो कहने का मतलब इस तरह की जो सिचुएशंस आती हैं ये सब हमको इस राजयोग या अध्यात्म या इससे जुड़ने से भी कई बार सॉल्यूशन की तरफ ले जाती हैं, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। तो ये सारे जो हमारी रिट्रीट है ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। एक लास्ट बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक व्यक्ति था, तो वो 30 साल की उम्र में उसने भगवान से कहा कि भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि मैं पूरे संसार पर राज कर सकूं। फिर 8-10 साल कुछ नहीं हुआ तो उसने कहा कि भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने देश पर राज कर सकूं। फिर और 5-10 साल निकल गए, कुछ नहीं हुआ तो उसने कहा कि मैं अपने राज्य पर राज कर सकूं। अंत में वो आ गया कि मैं अपने क्षेत्र पर राज कर सकूं। और लास्ट में उसने कहा कि भगवान अब इतनी ताकत तो दे कि मैं अपने ऊपर राज कर सकूं। तो भगवान ने कहा कि अगर ये वरदान तूने पहले मांगा होता कि स्वयं पर मैं राज कर सकूं, तो आज तू संसार पर राज करने के लायक बन सकता था। और यही शिक्षा यहाँ दी जाती है कि आप अपने सेल्फ कंट्रोल आप कैसे सकते हैं, सेल्फ का एडमिनिस्ट्रेशन आप कैसे चला सकते हैं। तो ये बहुत उपयोगी ये रही। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी यहाँ से एम्पावर होकर जा रहे हैं और मूल्यों के आधार पर हम अपना प्रशासन वहाँ चलाएंगे। यहाँ जो हमने शिक्षाएं ग्रहण की हैं उसके लिए
हम इन सभी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और हमारा जो आंतरिक सशक्तिकरण हुआ है ये पूरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ सभी के लिए। और हम सब व्यस्त रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ हमको बुलाया गया और 2-3 दिन से जो हम हॉस्पिटलिटी यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, हर प्रकार से सुख सुविधाओं का भी लाभ ले रहे हैं, न केवल शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से हम सशक्त हो रहे हैं, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे यहाँ बुलाने के लिए और स्नेह देने के लिए भी मैं हृदय से आभारी हूँ। ओम शांति, जय हिंद।